हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो ईथर चैप्टर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ईथर चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, फिर इनका आंसर करना सिखाऊंगा। इसी वीडियो के माध्यम से आप सारे क्वेश्चन को तुरंत बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चनों को नोट करिए। आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, फिर इनके आंसर करना सीखेंगे। ये 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वे ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को नोट करते चलिए। अब अगर क्वेश्चन देखते हैं 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन जो ईथर चैप्टर से आपसे पूछे जाते हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद अब चलते हैं इन क्वेश्चनों के आंसर कैसे बनाए जाएंगे। आइए मैं करना सिखा देता हूं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं ईथर की परिभाषा, ईथर की परिभाषा समझते हैं। वे कार्बनिक यौगिक, अब ईथर की परिभाषा देख लेते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनसे एक ऑक्सीजन परमाणु दो एल्किल या एरिल समूहों से जुड़ा हो उसे ईथर कहते हैं। देखो, एक एल्किल समूह ये रहा, एक एल्किल समूह ये रहा और बीच में है ऑक्सीजन का अणु, तब इसे हम कहते हैं ईथर। अब देखिए, अगर आर की बात करूं, आर का अर्थ होता है CH3, जिसे हम लिख सकते हैं मैथिल, या आर की जगह हम प्रयोग कर सकते हैं C2H5, जिसको हम लिख सकते हैं एथिल, और आर की जगह हम फेनिल भी लिख सकते हैं C6H5, या इस फेनिल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन की रिंग से एक हाइड्रोजन निकल गई। तो इस तरीके से हम अगर इस फार्मूले में इन प्रयोगों को, एल्किल समूह को रखेंगे तो ईथर का सूत्र निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे निकल के आएगा। अगर आर की जगह आपने लिख दिया CH3 और CH3, दोनों जगह आपने CH3 लिखा, तब इसको कहते हैं डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। इसी तरीके से आर की जगह अगर आप C2H5 लिख देंगे दोनों जगह, तब इसे कहेंगे डाईएथिल ईथर। और अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे CH3 एक जगह ले लिया आपने CH3 और C2H5, ये इस तरीके से, फिर इसे कहेंगे एथिल मैथिल ईथर। या आर की जगह अगर आपने ले लिया फेनिल समूह और इसके ऊपर OCH3, इसे कहते हैं एनिसोल, ये होता है एनिसोल। तो इस तरीके से आप ईथर का नामकरण कर सकते हैं। नामकरण भी करना सिखाऊंगा, किस तरीके से नामकरण किया जाता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आइए चलते हैं ईथर का वर्गीकरण की अगर हम बात करें, ईथर के वर्गीकरण, चलिए वर्गीकरण को देख लेते हैं। ईथर के वर्गीकरण की अगर बात होती है तो 2 तरह के ईथर होती है। एक वे समान, जिसे हम सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। ये वे वाली ईथर होती है जिसमें दोनों एल्किल समूह एक जैसे होते हैं, दोनों समूह समान होते हैं, उसे ही कहते हैं सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर। जैसे कि उदाहरण देखिए, यहां क्या लिया है C2H5, आर की जगह हमने लिखा है C2H5, और इधर भी क्या लिखा है C2H5। तो दोनों जगह एल्किल समूह बराबर है, इसीलिए इसे कहा है समान या सिमेट्रिकल ईथर। तो ये होता है नंबर 1, इस तरीके के ईथर को हम कहते हैं समान ईथर, डाईएथिल ईथर। दूसरा, अगर ये असमान हो, एक जगह एल्किल समूह अलग हो और दूसरी जगह एल्किल समूह अलग हो, तब इसको देखिए। अगर ऐसा केस आता है, देखिए एक जगह एथिल है ऑक्सीजन के, एक तरफ मैथिल है, दोनों जगह एल्किल समूह अलग अलग है, तब इसे कहते हैं असमान या अनसिमेट्रिकल ईथर, असमित ईथर। तो 2 तरह की ईथर होती है, मिश्रित ईथर भी कहते हैं इसको। तो ये 2 तरह की ईथर होती है। इस तरीके से आप ईथर को 2 वर्गीकरण में बांट सकते हैं, एक समान एल्किल समूह वाली, एक असमान एल्किल समूह वाली। नामकरण के बाद अब देख लेते हैं
आईयूपीएसी नाम इनका कैसा कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ईथर का आईयूपीएसी नाम आ जाता है, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से समझते चले। बड़े एल्किल समूह को पेरेंट चेन मानते हैं, जो बड़ा एल्किल समूह होता है ईथर का उसको हम क्या कहेंगे, पेरेंट चेन मानते हैं, और छोटों को हम क्या लिखते हैं, एल्काक्सी। जैसे कि अब एक उदाहरण से देखिए, इसमें एक तरफ तो है CH3 ग्रुप, ये देखिए एक तरफ है CH3 एक कार्बन वाला, और एक तरफ है C2H5 दो कार्बन वाला। तो जो ज्यादा कार्बन होता है ये हो गई पेरेंट चेन, इसको हमने कहा पेरेंट चेन। क्लियर? इनका नाम एन जोड़कर लिख देते हैं, एन, एन है एन। देखो दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ, और इधर ये है मैथ, तो कम कार्बन वालों के साथ ऑक्सी जोड़ देते हैं, ऑक्सी। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, और इधर क्या है ये एथेन, तो इसका नाम हुआ मेथॉक्सी एथेन। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम ऐसे लिख दें, देखो साधारण नाम भी मैं आपको सिखाता हूं और सिंपल नाम भी, आईयूपीएसी नाम भी आपको सिखा देता हूं। अब देखिए यह हुई पेरेंट चेन। अगर साधारण नाम की बात करें तो अल्फाबेटिक क्रम में लिखते हैं, अल्फा बीटा ABCD के हिसाब से आप इनके नाम लिख सकते हैं। अब देखिए एक कार्बन वाला, ऑक्सीजन के एक कार्बन वाला है मैथिल समूह, ये बनता है M से, और दूसरी तरफ है देखो तीन कार्बन वाला एल्किल समूह, इसमें है कार्बन की संख्या 3, इसे कहते हैं प्रोप, P से बनता है। तो आप मुझे बताइए ABCD में M पहला आता है या P M आता है ना, तो सबसे पहले इसका नाम बोलिए। साधारण नाम की अगर मैं बात करूं, साधारण नाम, तो इसे कहेंगे मैथिल, मैथिल, और इधर क्या है ये प्रोप, तो प्रोपिल, प्रोपिल, और ईथर लगा देते हैं पीछे, ईथर। इस तरीके से आप साधारण नाम लिख सकते हैं ABCD के हिसाब से। मिश्रित ईथर की बात हो रही है, ABCD के हिसाब से नाम लिखे जाते हैं, पहले एल्किल समूह के नाम लिखिए और पीछे ईथर लगा दीजिए। लेकिन आईयूपीएसी नाम की बात करें, ये आईयूपीएसी नाम में क्या होगी, पेरेंट चेन, तो पहले इसे क्या लिखेंगे हम, मैथ है ना, ऑक्सी जोड़िए, क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी नाम मेथॉक्सी, और ये तीन कार्बन वालों को प्रोप कहते हैं तो प्रोपेन। इस तरीके से आप ईथर का नामकरण भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ईथर बनाने की विधि देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईथर बनाने की विधियां, सबसे ज्यादा पूछा जाता है विलियमसन संश्लेषण। ईथर बनाने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है ये, विलियमसन संश्लेषण विधि को समझिए। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया की अगर हम बात करें, सोडियम एथॉक्साइड, ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया जब एल्किल हैलाइड से कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होती है और साथ के साथ NaX निकलता है। यह विधि प्राइमरी एल्कोहल के लिए उपयुक्त है, टर्शरी अल्कोहल में यह उपयोग नहीं होती। क्यों? चलिए पहले समीकरण बना के दिखा देता हूं। अगर यहां लिया आपने एथिल समूह C2H5O और यहां लिख दिया Na, इसका नाम हो गया सोडियम एथॉक्साइड। जब इसकी क्रिया आप RS यानी कि इस तरीके से लिखिए, इस Cl ऐसे लिखिए, पहले Cl को देखो, ये तो लिखना C2H5Cl, मैं पहले Cl लिख दे रहा हूं ताकि Na इससे क्रिया करके बाहर हो जाए। ये देखिए जब ये NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा तो देखो क्या बचा, C2H5O C2H5। इस तरीके से ईथर बन जाती है, किससे, विलियमसन संश्लेषण से ईथर बन जाती है। लेकिन तीतक अल्कोहल में यह नहीं होता। अगर तीतक अल्कोहल का करते हैं तो एल्कीन बनती है, ना कि ईथर। तीतक अगर यही क्रिया तीतक एल्किल हैलाइड के साथ कर दी जाए तीतक, तो एल्केन बनती है, बस याद रखना, एल्कीन बनती है। लेकिन प्राथमिक से क्या बनेगी, ईथर। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। नेक्स्ट अगर हम अल्कोहल के निर्जलीकरण से भी ईथर प्राप्त कर सकते हैं, अल्कोहल के निर्जलीकरण से भी। चलिए देख लेते हैं अल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे होता है, यह भी समझा देता हूं। अगर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 डिग्री सेल्सियस पर
अभिक्रिया होती है किससे? एल्कोहल की निर्जलीकरण की अभिक्रिया। देखो एल्कोहल की निर्जलीकरण की अभिक्रिया तो ईथर बनती है। इस समीकरण को देखिए, ये समीकरण दी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये अभिक्रिया करके बता देता हूं कैसे। आपने लिया C2H5OH, ऐसे लिखिए एथिल अल्कोहल, दोबारा फिर एथिल अल्कोहल लिखिए, लेकिन इस तरीके से लिखिए ऐसे OH C2H5, इस तरीके से लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि यहां से हाइड्रोजन का अणु और यहां से OH का अणु क्या बाहर हो गया? जल। जब ही तो कहा है निर्जलीकरण, इसलिए निर्जलीकरण कहा है, जल का अणु बाहर हो जाता है और क्या बचा? C2H5O C2H5। देखिए बन गई डाई एथिल ईथर। तो नंबर 1 अभिक्रिया तो ये हुई। दूसरी अभिक्रिया अगर सांद्र H2SO4 से कराई जाए, कितनी? 413 डिग्री सेल्सियस पे। एक तो ये होती है, बनती है भी अल्कोहल से ही है। देखो ये समीकरण भी समझ लीजिए, C2H5OH, जब इसकी क्रिया H2SO4, देखो ये होता है H2SO4, लेकिन आप इसको इस तरीके से लिखिए HSO3HOSO3H, ऐसे लिखिए। क्यों? अब अभी पता चल जाएगा ऐसे क्यों लिखना है आपको। H जब भी H2SO4 की अभिक्रिया कराए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसे ही लिखे, इस तरीके से लिखे H2SO4 को, इससे समीकरण आपके इजी से समझ में आ जाएगी। क्यों समझ में आ जाएगी? अब आप ये देखिए, यहां से क्या होता है, OH का अणु और यहां से H का अणु बाहर हो जाता है, तो जल हो गया बाहर। लेकिन टेम्परेचर आपको रखना है 413 केल्विन। क्लियर? अब यहां से क्या बचा? C2H5O, ये देखिए C2H5O, और क्या बचा आगे? SO3H। इसे कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। दोबारा ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो बना है C2H5O SO3H, इसमें फिर एथिल अल्कोहल मिला दीजिए, एथिल अल्कोहल मिला दीजिए, तो वापिस देखो ये OH और यहाँ H2SO4 बाहर हो जाएगा और ईथर प्राप्त हो जाएगी, ईथर प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आप ईथर बना सकते हैं अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। या तो ये समीकरण दे दीजिए या ये वाली दे दीजिए। तो ये ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि और ये वाली विधि निर्जलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भौतिक गुण की अगर बात करें, ईथर के भौतिक गुण भी पूछे जाते हैं। ईथर कैसी होती है? जल में कम घुलनशील होती है। क्यों? क्योंकि ये एक कार्बनिक विलायक है और कार्बनिक विलायक जल में बहुत कम घुलनशील होते हैं, पहली बात। नंबर 2, कवथनांक अल्कोहल से कम होता है। देखो ईथर का कवथनांक अल्कोहल से कम क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बंध बनता है, ईथर के अंदर नहीं बनता, इसलिए ईथर का कवथनांक कम होता है हाइड्रोजन बंध के कारण। नेक्स्ट, ये ध्रुवीय यौगिक होता है। ठीक है, ये कारण देखो ये बता दिया। ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं होता, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। जबकि देखो अगर अल्कोहल बनाएंगे, अल्कोहल का सूत्र देखिए, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो ये ORH, ORH, ये ORH, देखो हाइड्रोजन बंध बनते जा रहे हैं। ये हाइड्रोजन बंध बना अल्कोहल में, तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होता है जबकि ईथर में नहीं होता, इसलिए अल्कोहल का कवथनांक अधिक होता है। क्लियर? रासायनिक गुण की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण। अगर ईथर की क्रिया HI या HBr के साथ पूछी जाती है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया, एक्सिस HI देने पर अगर ज्यादा है, देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अगर अंधेरे में कराते हैं, देखो अब ये अभिक्रिया समझिए पहले तो, ये वाली अभिक्रिया यहां समझा देते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। ईथर की क्रिया चलो ईथर ले लेते हैं, C2H5O C2H5, और जब इसकी क्रिया कराते हैं HI से तो क्या बनता है? देखो C2H5I और प्लस C2H5OH, ये बनता है। अब आप कह रहे होंगे ये कैसे बन गई?
चलो समझा देता हूं कैसे बनी, हर चीज को समझना आना चाहिए कैसे बनी। तो इसे C2H5 को ऐसे लिखिए, ऐसे 2 बार लिख दो, ऐसे 2 बार लिख दो समझाने के लिए, और यहां लिख दो ऑक्सीजन। क्लियर, यही तो है इधर, ऐसे लिख के दिखा देता हूं। और इसमें लगाया आपने HI, ठीक है। अब आप देखिए समझ में आ जाएगी आपकी, यहां से ये बाहर हुआ एथिल अल्कोहल, देखो ये रहा, क्लियर। और यहां से ये बाहर हुआ C2H5I, ये बन गया C2H5I। ये होती है अंधेरे में या ठंडे में, ठंडे HI के द्वारा यह अभिक्रिया होती है। लेकिन अगर गर्म से किया जाए, गर्म या अधिक मात्रा में लेके किया जाए, देखो दूसरी अभिक्रिया एक्सिस ज्यादा टेम्परेचर पे की जाए, तब एल्किल हैलाइड बनते हैं दोनों के दोनों। देखो कैसे, ये भी समझ लीजिए, ऐसे ही लिख देता हूं मैं, ये देखिए। अब इसको समझिए, C2H5O C2H5, जब इसकी क्रिया करा देते हैं HI से, अब देखिए बनेगा तो पहले यही जो बना था अभी C2H5I और प्लस C2H5OH। अब ये जो एथिल अल्कोहल बना, ये देखिए एथिल अल्कोहल जो बना है, इसको दोबारा लिख देते हैं। ये जो एथिल अल्कोहल बना है, इसकी क्रिया, इसमें दोबारा से फिर क्या मिला देते हैं, HI मिला देते हैं, HI अधिक मात्रा में। देखो फिर वापस क्या बन जाएगा, C2H5I और प्लस जाल बाहर हो गया। और अगर मैं इस समीकरण को जोड़ के लिख दूं, देखो क्या लिया आपने शुरू में, C2H5O C2H5 प्लस HI के कितने अणु लगे, 1 और 1 2, 2HI, क्लियर। और इधर क्या बना, देखो 2 बार बना ये C2H5I, 2 बार बना है C2H5I और प्लस 1 बार जल बना है, जो एथिल अल्कोहल था उसका उपयोग यहां कर लिया। तो इस तरीके से ये फाइनल समीकरण बन जाती है। आप इसी तरीके से एग्जाम में दिखाएं अगर नंबर अच्छे लाने हैं। आपको समीकरण रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पूरा प्रोसेस समझा के ये दिखा दे तो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो इस तरीके से रासायनिक गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण की क्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वायु में रखने पर ईथर विस्फोटक परऑक्साइड बनाता है। देखो अगर इसे खुला छोड़ देंगे ईथर को, तो विस्फोटक पदार्थ बना लेता है परऑक्साइड। इसलिए ईथर को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं, एक अभिक्रिया करके दिखा देते हैं और अन्य धातु के साथ रखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ईथर को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वायु से क्रिया करके ये परऑक्साइड बनाता है और विस्फोटक पदार्थ होता है और जहरीली गैस में तब्दील हो जाता है। समीकरण से समझा देता हूं। समीकरण देखिए, आप चाहे तो इसके समीकरण भी लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से मैं एक समीकरण लिख देता हूं, CH3CH2O CH2CH3 ये डाईएथिल ईथर ले लिया। जब इसको आपने रखा वायु में ऑक्सीजन, तो देखिए परऑक्साइड कैसे बनता है। ये दोनों हाइड्रोजन के अणु देखो CH3CH और ये जो ऑक्सीजन है ये 2 O इस तरीके से ये परऑक्साइड बना लेता है OOH और यहां क्या बन जाएगा OCH2CH3। ये परऑक्साइड बन गया, पूरा का पूरा तत्व ये बन जाता है और इसलिए विस्फोटक पदार्थ बना देता है। ये ध्यान रखना, तो वायु से क्रिया करके परऑक्साइड बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथर की पहचान के लिए जेस टेस्ट करते हैं। जेसल टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेसल टेस्ट समझिए, जब ईथर में HI मिलाया जाता है तो एल्किल आयोडाइड बनता है। क्लियर, अभी समीकरण करके दिखाई। और उसमें जब AgNO3 का एल्कोहलिक विलयन में मिलाया जाता है इसको एल्कोहल, तो रंग आ जाता है येलो, येलो कलर का रंग आ जाएगा। इसलिए वो जो कलर रहेगा AgI का रहेगा, AgI के कारण। क्योंकि क्या बनेगा उसमें, देखो फिर समझो, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा जैसे ही ईथर में HI मिलाएंगे और उसको जब AgNO3 के विलयन में डालेंगे तो कलर पीला हो जाएगा। ये हो जाती है ईथर की पुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथर के उपयोग। एंटीसेप्टिक बेहोशी की दवा, क्योंकि ईथर को सूंघने पर बेहोशी होती है इसलिए इसका
करते हैं हम बेहोशी की दवाई के रूप में। और ग्रिग्नार्ड रिजल्ट जो अभिकर्मक होता है उसको भी ईथर से बनाया जा सकता है। देखिए ईथर के उपयोग, विलायक के रूप में भी ईथर का प्रयोग होता है और बेहोशी की दवाई में भी उपयोग करते हैं डॉक्टरी में, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी बनाने में। देखो ईथर के साथ अगर Mg मिलाया जाए तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाता है। ये हुआ ईथर का उपयोग। ईथर और अल्कोहल में अंतर अगर आए क्वेश्चन तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ईथर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर में नहीं होती, अल्कोहल में होता है। नंबर 2, कवथनांक अगर देखे तो ईथर का कम होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण ही नहीं, अल्कोहल का अधिक होता है। इसके बाद जल में घुलनशीलता देखे तो ईथर जल में कम घुलनशील होती है और अल्कोहल अधिक विलय होती है। इसके साथ अम्लीय गुण नहीं दिखाता ईथर। और अब देखते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन जो इस लेसन से आते हैं उनको समझ लीजिए। सबसे पहले विलियम संश्लेषण विधि जो है उसको तैयार बिल्कुल अच्छे से कर लेना है आपको, जो मैंने समझाई है। HI के साथ ईथर की अभिक्रिया रासायनिक गुण के अंतर्गत पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ईथर में पेरोक्साइड क्यों बनता है ये भी मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया। ईथर और अल्कोहल में अंतर और IUPAC नाम ईथर का, ये तैयार करके एग्जाम में जाए। इसके बाद ईथर का सामान्य सूत्र, देखिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो क्वेश्चन आए थे। आपने थ्योरी समझी है तो क्वेश्चन देखिए। ईथर का सामान्य सूत्र लिखिए, आपको पता है। ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है, देखो ईथर को एल्कोक्सी एल्केन की तरह नाम देते हैं, यानी कि बड़ी चेन में एन लगता है और छोटे एल्किल समूह के साथ ऑक्सी लगता है। इसी तरीके से जैसे उदाहरण देखिए तो अगर इसे मेथॉक्सी मेथेन, ये दोनों में सेम है तो मेथॉक्सी मेथेन। सबसे सरल ईथर का नाम अगर आए तो आपको लिखना है डाइमेथिल ईथर। ईथर का कवथनांक अल्कोहल से कम क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। क्लियर। विलियमसन संश्लेषण विधि से ईथर की तैयारी समझाइए। देखिए ये रहा, ऐसे आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। समीकरण मैंने आपको समझाई थी। इस विधि में सोडियम एल्कोक्साइड एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया से ईथर बनाता है। देखिए ये अभिक्रिया है। R की जगह आप या तो CH3 रख सकते हैं या C2H5 रख सकते हैं। उदाहरण ये रहा आपके सामने, C2H5 रख के बनाया है, यहाँ भी यहाँ CH3 लिया है और यहाँ C2H5, इसलिए मेथॉक्सी एथेन बन गई। और इसी के साथ HI की क्रिया भी देख लीजिए। HI से अभिक्रिया, ये दोनों की दोनों अभिक्रिया यहाँ लिखी हुई है कि अधिक लेने पर HI की मात्रा अगर अधिक करते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है, अगर कम मात्रा लेते हैं तो अल्कोहल साथ में बनती है। दो विधि है, ये ध्यान से करना है। HI कम मात्रा में तो अल्कोहल भी साथ में बनेगी, लेकिन अगर अधिक मात्रा में जल बनेगा। क्लियर। ईथर को अल्कोहल से कैसे अलग करेंगे, सोडियम धातु परीक्षण के द्वारा। देखो अल्कोहल में अगर अन्य धातु मिलाएंगे तो H2 गैस निकलती है अल्कोहल में, लेकिन ईथर अन्य से कोई अभिक्रिया नहीं करता, ये पहचान हो जाती है। और दूसरा ये ईथर बनाने की विधियां समीकरण सहित समझाइए। अगर 4-5 नंबर में आए तो वही निर्जलीकरण विधि जो मैंने आपको समझाई थी H2SO4 के साथ, ये रहा। नंबर 2 विलियमसन संश्लेषण विधि आप याद कर सकते हैं। और नंबर 3 ईथर के, ये दो विधि बिल्कुल अच्छे से याद करके जाए, निर्जलीकरण विधि और विलियमसन संश्लेषण विधि। इसको तैयार, और ईथर के रासायनिक गुण HI के साथ बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाए। इस तरीके से ईथर से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।